हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आर पॉइंट। दोस्तों, हम पढ़े थे क्लास 11 के पोल साइंस का चैप्टर 1 जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे। इसके लास्ट पार्ट में आपने देखा था कि हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने संविधान बनाते समय कई सारे प्रावधान जो थे वो अन्य देशों से भी लिए थे। वो कौन कौन से देश थे जिनसे क्या क्या प्रावधान लिए गए, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि हमारे जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर इससे किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहला अगर इसमें हम देखें क्या प्रावधान लिए गए हैं, वो है ब्रिटेन से लिए गए हैं। तो ब्रिटेन से आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा प्रावधान लिए गए हैं। इसका कारण क्या है कि जो हमारा भारत था वो ब्रिटेन का उपनिवेश था। इस वजह से जितनी भी जो कानून व्यवस्था थी वो वहाँ की ही लागू होती थी, ब्रिटेन की। इस वजह से हमने वहाँ के कई सारे जो प्रावधान हैं उनको लिया है। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है सर्वाधिक मत के आधार पर जीत का फैसला। इसे कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसमें ये होता है कि अगर एक चुनाव हो रहा है, उसके अंदर कुछ उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, तो उन उम्मीदवारों में जो सबसे ज़्यादा वोट हासिल कर लेगा उसको जीत मिल जाएगी। जैसे इसको एक एग्जांपल द्वारा हम समझते हैं कि अगर 100 सीटों के ऊपर चुनाव हो रहा है, उसमें एक उम्मीदवार खड़ा है, बी उम्मीदवार खड़ा है, सी और डी खड़ा हुआ है। ए को मिल जाते हैं 40 वोट, बी को मिल जाते हैं 20 वोट, और सी को मिल जाते हैं 30, और डी को मिल जाते हैं 10 वोट मिल जाते हैं। तो इसके अंदर जीतेगा कौन? अगर आप देखोगे कि बी और सी डी इनने सभी ने मिला के 60 वोट हासिल करे हैं, लेकिन ए ने अकेले ही 40 वोट हासिल करे हैं। तो इसमें जीत किसकी होगी? वो सिर्फ ए की होगी, क्योंकि बी और सी और डी इन्होंने अलग अलग अगर इनकी देखे तो इन्होंने सिर्फ 20, 30 और 10 हासिल करे हैं, जो कि 40 से कम है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जिसके वोट होंगे वही जीत जाएगा। यानी सबसे ज़्यादा किसके हैं? ए बी सी डी के मुकाबले तो वो हैं ए के। अब यही होता है कि हमारा सर्वाधिक मत के आधार पर जीत का फैसला। अब दूसरा जो हमने लिया है वो लिया है सरकार का संसदीय स्वरूप। इसका मतलब ये होता है कि सरकार का संसदीय स्वरूप कैसा होगा, यानी सरकार कैसी होगी, वो कैसी होगी? संसदीय स्वरूप वाली होगी। यानी संसद में क्या होता है? एक अपर सदन होता है, एक लोअर सदन होता है, यानी जिसको हम कहते हैं लोकसभा और राज्यसभा, और उसमें एक राष्ट्रपति की भूमिका होती है। तो ये भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया है। फिर कानून की शासन का विचार। ये क्या होता है कि रूल ऑफ लॉ भी इसे कहते हैं कि संविधान क्या है? सबसे बढ़कर है। संविधान मतलब कि सभी लोगों पे समान रूप से लागू होगा, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, चाहे लिंग जाति किसी का भी हो, वो किसी साथ भेदभाव नहीं करेगा। और आखिरी फैसला वो क्या होगा? कानून के शासन का ही होगा। फिर आता है विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका। तो देखो, विधायिका में अध्यक्ष कौन होता है? स्पीकर होता है, जो कि देखो लोकसभा राज्यसभा की इनकी बैठक बुलाता है। यह तय करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है। ये सारे जो निर्णय लेता है कि दोनों की मतलब कि लोकसभा की जो बैठक है वो आसानी से स्मूथली चलती रहे, जो रूलिंग पार्टी है और जो अपोजिशन पार्टी है उन दोनों के बीच जो बातचीत हो अच्छे से चलती रहे। ये सारे काम किसके होते हैं? संसद के अध्यक्ष के होते हैं, वो विधायिका के अध्यक्ष के होते हैं। तो ये भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया है। फिर आ रहा है कानून निर्माण की विधि। कानून निर्माण की विधि देखो, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। इसमें होता क्या है कि अगर आपको कोई कानून बनाना है तो हम क्या करते हैं, इसमें सरकार जो होती है या फिर कोई भी अपोजिशन पार्टी का लीडर होता है वो भी कर सकता है। तो वो एक कोई भी प्रस्ताव पेश करता है, फिर उसके ऊपर उसको पास किया जाता है कुछ बिल से। अगर वो पास हो जाता है फिर उसके ऊपर चर्चा होती है सदन के अंदर, फिर दूसरे सदन में चर्चा होती है, उसके बाद उसको राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। अगर वो मंजूरी दे देते हैं तो पास हो जाता है और कानून बन जाता है, अन्यथा नहीं बन पाता है। तो ये सारा प्रोसेस जो हमने लिया है वो कहाँ से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से ही लिया है। अब आते हैं कि अमेरिका के संविधान, उससे हमने क्या क्या लिया है। तो क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि ये मौलिक अधिकारों की सूची कहाँ से ली गई है, तो वो अमेरिका से ली गई है। देखो, अमेरिका क्या है कि वहाँ पे भी मौलिक अधिकार को अपनाया गया था। इस वजह से मौलिक अधिकार जो हमें फंडामेंटल राइट, जो मूल अधिकार लगते हैं कि हमें मिलने ही चाहिए, तो ये हमने अमेरिका में देखे अच्छे, तो उनको हमने अडॉप्ट कर लिया। फिर आता है कि न्यायिक पुनर्अवलोकन शक्ति और स्वतंत्रता। इसका मतलब ये होता है कि न्यायिक पुनर्अवलोकन, अगर जो हमारी न्यायपालिका होती है वो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके, इसके लिए भी कई सारे प्रावधान लिए गए हैं। और अगर मान लो कि अगर इस विधायिका कोई कानून बनाती है और उस कानून में कुछ ऐसे प्रावधान है जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं, जैसे मौलिक अधिकार हमें कौन कौन से हैं? स्वतंत्रता, समानता, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता, ये सारे मौलिक अधिकार का अगर हमारे हनन होता है किसी का भी, तो जो न्यायपालिका है वो उसका पुनर्अवलोकन कर सकती है, यानी उसका रिव्यू कर सकती है कि इसके अंदर कोई ऐसा कानून तो नहीं है जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा हो। तो इसी को कहते हैं न्यायिक पुनर्अवलोकन। इसी वजह से इसकी स्वतंत्रता है वो बढ़ जाती है न्यायपालिका की। अगर अब आते हैं हम कि हमारा जो आयरलैंड का संविधान है उससे क्या क्या लिया गया है। तो उससे सिर्फ एक लिया गया है, वो है राज्य के नीति निर्देश तत्व। ये भी 1 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है कि राज्य के नीति निर्देश तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो वो कौन सा देश है? आयरलैंड है।
अब आता है कि हमारा फ्रांस का संविधान। तो आपने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में अगर 10th में पढ़ा है तो अच्छी बात है। उसमें क्या दिखाया गया है कि संविधान का जब वहाँ पर फ्रांस में जब राजा का शासन था तो लोगों ने क्या करा, स्वतंत्रता की, समानता की, इन सब की मांग की। इस वजह से जब वहाँ पर संविधान लागू किया गया था उसमें इनको सबसे पहले अपनाया गया था, स्वतंत्रता, सभी स्वतंत्र होंगे, समान होंगे, और जो बंधुत्व का सिद्धांत था उसको अपनाया गया था। और ये हमें सबसे अच्छा लगा, इसीलिए हमने भी इसको भी वहाँ से ले लिया। तो जो फ्रांसीसी क्रांति थी इससे आप याद रख सकते हो कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है। फिर आता है कि हमारा जो कनाडा का संविधान है उससे क्या लिया गया है। तो कनाडा के संविधान से हमने कुछ ऐसे तत्व लिए हैं जिसकी वजह से हमारे देश के जो संविधान है उसमें संतुलन बना रहे। तो इसलिए इससे लिया है कि एक लिया है अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप। तो अर्ध संघात्मक से पहले देखते हैं कि संघात्मक क्या होता है। संघात्मक में क्या होता है कि अगर कुछ देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, इन्होंने आपस में, ये बहुत छोटे हैं तो ये आपस में ज़्यादा दिनों तक चलेंगे नहीं, यानी कि इनकी शक्तियाँ बहुत सीमित होंगी। तो उन्होंने क्या करा, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, आर्थिक रूप से हो चाहे राजनीतिक रूप से या फिर सैनिक रूप से हो, तो इन्होंने क्या करते हैं, एक मतलब कि एक कानून पे हस्ताक्षर करते हैं या फिर एक दस्तावेज पे हस्ताक्षर करते हैं और एक खुद को एक देश के रूप में बना लेते हैं। जैसे आप उदाहरण देख सकते हैं यूएसए का। तो यूएसए एक देश नहीं था, ये कई सारे टुकड़ों में कई सारे देशों से मिलकर बना है, इसलिए इसको कहते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये क्या है कि कभी भी ये देश हैं अपने मतलब कि ये इनसे अलग हो सकते हैं, यानी कि ये जो देश हैं, ये जो राज्य हैं अमेरिका के, स्टेट हैं, इनके पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं, ना कि यूएसए की एक केंद्रीय सरकार के पास। लेकिन अर्ध आध्यात्मिक प्रणाली में क्या होता है कि यहाँ पर जो केंद्र होता है वो तक शक्तिशाली होता है, उसके जो राज्य होते हैं वो जल्दी अलग नहीं हो सकते। जबकि संघात्मक क्या होता है, वो अलग हो सकते हैं, उनके पास पावर होती है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन केंद्र के पास यहाँ पर ज़्यादा शक्ति है। ऐसा क्यों अपनाया गया है कि ये कनाडा में था इसलिए हमने इसको अपनाया। क्यों अपनाया, क्योंकि देखो आपने देखा कि 1947 में हमें एक त्रासदी का सामना करना पड़ा था। वो क्या थी, हमारे भारत और पाकिस्तान के विभाजन की त्रासदी। तो हमारा जो भारत था वो दो टुकड़ों में टूट गया, भारत और पाकिस्तान में। इस वजह से हमने देखा कि आगे ऐसे टुकड़े ना हो, हमें एक सशक्त केंद्र की जरूरत होगी। तो इसी वजह से हमने क्या अपनाया, वहाँ पर एक अर्ध संघात्मक सरकार को भी अपनाया। हमने संघीय व्यवस्था को भी लिया लेकिन उसको अर्ध रखा, यानी कुछ ही मतलब सीमित रखा, हमने अपने देश के अनुकूल ढाला उसको। तो ये कहाँ से लिया, कनाडा के संविधान से लिया। फिर आता है अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती हैं, देखो आपने देखा होगा कि कुछ जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमारे संविधान में थी और कुछ हमने ली। लेकिन ये ऐसा आता है कि जिस टाइम संविधान बनाया जा रहा था उस टाइम तो हमारे समाज में जो मौजूद था वो तो हमने उस हिसाब से कानून बना दिया, लेकिन आने वाले समय में कुछ ऐसे बदलाव होंगे जो कि कुछ ऐसे नए कानून आएंगे। जैसे अगर आप देखो कि उस टाइम कंप्यूटर बहुत कम थे, साइबर क्राइम नहीं था, तो इसके लिए कानून व्यवस्था नहीं थी। तो ऐसा कुछ आए, ऐसे नए कानून बनाने की जरूरत पड़े, तो उसके लिए हमने अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत रखा कि अगर कोई नया कानून बनाना होगा तो उसको हम अवशिष्ट शक्तियों में डाल देंगे। जैसे अगर साइबर क्राइम को ले लेते हैं कि उस टाइम साइबर क्राइम नहीं होता था तो उसके बारे में जो कानून थे वो नहीं बनाए गए थे। लेकिन जब ये साइबर क्राइम होने लगा तो उसको हमने किस में डाल दिया, अवशिष्ट शक्तियों के सिद्धांत में डाल दिया। इसी वजह से हमारे संविधान की जो संविधान निर्माता थे उनकी दूरदृष्टि थी कि आने वाले समय में अगर कुछ ऐसा होता है तो हम उनको किस में डाल देंगे, अवशिष्ट शक्तियों के सिद्धांत में डाल देंगे, उनके बारे में जो कानून होंगे। तो ये भी हमने कहाँ से लिया है, कनाडा के संविधान से ही लिया है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।